नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 4 बजे वक्त होता है पर्सनल फाइनेंस पर बात करने का और आज है सोमवार, यानी कि आज हम बात करेंगे टैक्स पर। हाल ही में आईटैट यानी कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने प्रॉपर्टी बेचने से हुए कैपिटल गेन को लेकर एक फैसला दिया है जो काफ़ी चर्चा में है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खिंचाई की गई है। ये मामला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा नहीं करने से जुड़ा है। इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स बेनिफिट देने से मना कर दिया। ये फैसला क्या है और इससे घर बेचने वालों को कितनी राहत मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? इसे कैसे बचाया जा सकता है? इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट सीए विनोद रावल जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए। विनोद जी से हम इस मुद्दे पर अपनी बातचीत का दौर शुरू करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए वो सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9311211874। अगर आप लंबा चौड़ा सवाल भेजना चाहते हैं काफ़ी डिटेल करके तो आप money9query@tv9.com पर भी हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर जुड़ने का सिलसिला बहुत ही आसान तरीका है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइव चैट में अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। रियल टाइम में हम आपके उस सवाल को विनोद जी से पूछेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने सवाल हम तक भेजें उससे पहले मैं विनोद जी से इसके बारे में बातचीत शुरू करती हूँ। विनोद जी, जैसा कि मैंने बताया कि आईटैट ने एक फैसला लिया है और इस फैसले में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैपिटल गेन अकाउंट में नहीं जमा करने पर यह कहा गया है कि ऐसा नहीं, अगर कोई नहीं करता तब भी उसको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा सेक्शन 54 के तहत। ये पूरा मामला क्या है, आप इसे विस्तार में हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए। नमस्कार, मनी 9 के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, मामला ये है कि सेक्शन 54 के अंदर रिलीफ मिलता है। उस रिलीफ के अंदर ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को बेचा है या किसी तरह का कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है, जो प्रॉपर्टी से हो सकता है और भी कई तरीकों से हो सकता है, हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे अगर आपको कोई गेन हुआ है तो आप उस पैसे को, टैक्स को बचाने के लिए आप एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। ऐसा 1987 के अमेंडमेंट के बाद हुआ था। इससे हाउसिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला था और आगे हाउसिंग सेक्टर को बेनिफिट हुआ और लोगों को इसका लाभ मिला। तो आप उसके बदले में रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया कि अगर आपको क्योंकि ये घर 2 साल के अंदर खरीदना होता है और 3 साल के अंदर बनाना होता है, तो उसमें ये कहा गया कि अगर आप ये 2 साल में जो घर बनाएंगे तो सरकार का प्रोसीजरल सिस्टम ये था कि आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कीजिए। उसके प्लान ए और प्लान बी 2 तरह के अकाउंट थे, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक अकाउंट की तरह। वो आप डिपॉजिट कर दीजिए और उस पैसे को आप सिर्फ घर खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो अब क्योंकि इस केस के अंदर, जिस केस की आप बात कर रही हैं, सरिता गुप्ता जी का केस है, प्रिंसिपल सीआईटी गाजियाबाद ने इसके ऊपर रिवीजन करने के लिए, क्योंकि असेसमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर ने उनको रिलीफ दे दिया था, तो कमिश्नर साहब ने उसको रिलीफ को विड्रॉ करते हुए सेक्शन 263 में रिविजनरी ऑर्डर पास कर दिया था, जो बाद में इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल तक गया मामला। और ट्राइब्यूनल ने यह कहा कि जब उन्होंने 2 साल के अंदर घर खरीद लिया है, भले ही उन्होंने पैसे जमा नहीं किए उस कैपिटल गेन अकाउंट में और वायलेशन किया उस प्रोसीजर का, तो उसके इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने उसकी मेन कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। तो उन्होंने ऐसा माना कि जो घर खरीदना है और घर बनाना है वो तो मैंडेटरी प्रोविजन है, जबकि जो पैसा डिपॉजिट करना था वो प्रोसीजरल था। ऐसा इससे पहले भी लिटिगेशन का ये इशू है। मद्रास हाई कोर्ट इस पर कह चुका है, कर्नाटका हाई कोर्ट इस पर कह चुका है, हालांकि बंबई हाई कोर्ट इसके खिलाफ गया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, जो सैंक्टिटी है लॉ की वो वैसे की वैसे मेंटेन की जानी चाहिए। तो उन्होंने उसको उसी तरह से रखा था कि अगर डिपॉजिट नहीं किया है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये लिटिगेशन का इशू है। अब फिर दोबारा से 7 दिसंबर 2022 को सरिता गुप्ता वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स में ऐसी जजमेंट दी गई जिसके अंदर यह कहा गया कि भले ही पैसे डिपॉजिट नहीं किए गए पर घर खरीद लिया गया या घर बना लिया गया, डिपेंडिंग अपॉन दोनों कंडीशंस में से, तो उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा और उनसे विड्रॉ नहीं किया जाएगा। और इस छोटी सी बात के लिए उन्होंने कहा कि एक टेक्निकल इशू है, खाली इसका बेनिफिट उनको दिया जाएगा, तो ऐसा कहा गया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स को
यहां नहीं कोट किया गया, लेकिन इससे पहले जिन जजमेंट्स को रिलाय करके जजमेंट दी गई उनके अंदर कहा गया कि जो प्रोसीजर्स हैं, अगर वो इंटेंशन एसएससी की प्रूव करते हैं कि इस तरह से किया गया है, तो उसका लाभ दिया जा सकता है, जैसा कि इस केस में किया गया है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये केस ऐसा हुआ कि सरिता गुप्ता नाम की जो इन्होंने केस किया, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, और उसके बाद में उन्होंने नया घर खरीदा विद इन टाइम पीरियड। लेकिन उन्होंने ये जो पैसा उनको बेचने से मिला था वो उन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट में सबमिट नहीं किया। इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट देने से मना कर दिया। लेकिन कोर्ट ने इसके अगेंस्ट रूलिंग दी है कि नहीं, उनको टैक्स बेनिफिट दिया ही जाना चाहिए। इज इट सो? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये कि उन्होंने डिपॉजिट किया था, पर लेट डिपॉजिट किया था, पर वो विद इन ड्यू टाइम नहीं था, प्रोसीजर को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया। अच्छा विनोद जी, यहाँ पर जो एक चीज़ निकल के आई है वो ये है कि जो भी पैसा आपको, जो भी मुनाफा मिलता है, आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब सेल आउट करते हैं तो वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में सबमिट करना, डिपॉजिट करना ज़रूरी है। आखिर ये ज़रूरी क्यों होता है? देखिए, सरकार आपको बेनिफिट देती है। आज आपने प्रॉपर्टी को सेल किए, जिस डेट को आप प्रॉपर्टी बेचते हैं उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको रेजिडेंशियल हाउस अगर आप खरीद लेते हैं, फाइनेंस एक्ट 2023 के बाद ये रिस्ट्रिक्शन 10 करोड़ तक कर दी गई है, तो इस बात को माइंड में रखिएगा। और इससे पहले 2021 के अंदर अब एक की जगह 2 घर खरीदने के भी प्रावधान कर दिए गए थे, तो उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपने एक बार उस कंडीशन को अवेल कर लिया तो आप दोबारा से उसको इस बेनिफिट को नहीं ले सकते। जहां तक आपने डिपॉजिट करने की बात कही, मैं 1 मिनट और लूंगा प्रगति जी। जहां तक डिपॉजिट करने की बात कही, क्योंकि वो पैसा आपके पास है और आपने अभी पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, आपके पास 2 साल का समय है और रिटर्न भरने का समय आपका 31 जुलाई जो कि जनवरी होता है वो निकल गया है, तो वो पैसा 31 जुलाई को आपको कैपिटल गेन अकाउंट में रखना होता है, ताकि इस पैसे को आप ये कह सके कि मैं विद इन 2 ईयर्स मैंने ये प्रॉपर्टी बाय करने में इन्वेस्ट कर दिया है। सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको मालूम रहे कि पैसा रखा हुआ है, और अगर आप ये काम 2 साल में नहीं करते हैं जैसा लॉ का प्रोविजन है, तो आपको 2 साल के बाद, जिस साल में आपका वो समय समाप्त होगा और आपने घर नहीं खरीदा है, तो सरकार आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से वैसा ही टैक्स लगाती है जैसा पहले लगा रही थी। ओके, तो ये रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सरकार के पास इस तरह की श्योरिटी रहे कि जो पैसा आपको प्रॉपर्टी बेचने पर मिला था वो सेफ और सिक्योर है और उसका जो आप है उसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ही लगाने वाले हैं। अच्छा, आपने बहुत सारी अदालतों की बातें की कि इस तरह के केसेस हुए और उस पर उन लोगों ने अलग अलग टिप्पणी दी थी। तो कई बार की देखा जाता है कि इस तरह के फैसले जो हैं वो माइलस्टोन बनते हैं, लोग उनकी मतलब कोर्ट्स उनको कोट करते हैं। तो क्या ये इस बार जो आईटैट ने फैसला दिया है, क्या ये भी नज़ीर बन सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आईटीएटी के फैसले नजीर होते हैं, नजीर बनते हैं, लेकिन सिर्फ देखना यह होगा कि क्योंकि ये मामला अभी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल तक है, इसके बाद अभी हाईकोर्ट पेंडिंग है। हाईकोर्ट के बाद ये मामला डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकता है। तो अगर इसको हाईकोर्ट मामले को उलट देता है, तब तक के लिए ये बिल्कुल फैसला नजीर है और नजीर बनता है। और इससे पहले भी, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट इसके ऊपर फैसला दे चुके हैं, तो उनको हम यूज करते हैं। पर हाईकोर्ट के फैसले क्योंकि दूसरे हाईकोर्ट पर लागू नहीं होते, वो एक आप उसको यूज कर सकते हैं, खाली उसको उसके क्रक्स को यूज करने के लिए, पर वो बाउंड नहीं है कोर्ट पर। आईटीएटी के फैसले पूरे इंडिया के लिए बाउंड होते हैं। आईटीएटी दिल्ली ने, ये बेंच ने डिसाइड किया है, तो ये फैसला अभी ये नजीर है जब तक केस को उलट नहीं दिया जाता। ओके, तो फ्यूचर में जिस तरह के हाई कोर्ट फैसला देगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये परमानेंटली नज़ीर बनता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये नज़ीर बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ है कि ये जैसे घर बेचने पर जिस तरह के प्रॉफिट होते हैं उस पर कितने तरह का कैपिटल गेन टैक्स लगता है और इसके लिए होल्डिंग पीरियड क्या है? जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर हम बात करते हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग, हाउस जो हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपकी हैं, अगर आप उनको बेचते हैं तो 2 साल का पीरियड अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। इसी तरह से जो शेयर्स हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स 1 साल के अंदर माने जाते हैं और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स 3 साल के लिए माने जाते हैं। और आपका जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तरह माना जाता है, पर्सनल एसेट से जितना बाहर होता है। उस पर भी 3 साल का समय जो है होल्डिंग पीरियड का माना गया है। अगर आप 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म माना जाता है। और अगर उससे कम समय है, जैसा मैंने अलग अलग चीजों के लिए आपको बताया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। दोनों के अंदर टैक्स के रेट्स का डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स पे करना होता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में वो आपके स्लैब में, आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है
और उस पर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगा दिया जाता है, तो उतना ही टैक्स उस पर लगता है। विनोद जी, आपने ये जो इस तरह की बातें करी कि हमारे पास में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, शेयर, म्यूचुअल फंड और गोल्ड, इन पर भी LTCZ लगता है, तो ये जो प्रॉपर्टी से होने वाला मुनाफा या जो प्रॉपर्टी वाला फ़ायदा होता है उससे अलग कैसे, और ये सेक्शन 54 में अलग कैसे काउंट किया जाता है? देखिए, जो सेक्शन 54 है, 54 में अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं और उसके बदले में रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो सेक्शन 54 अप्लाई होता है। हमारे पास सेक्शन 54C से लेकर 54F तक सेक्शंस अवेलेबल हैं, जिसपे रिबेट अलग अलग तरह से दिया जाता है। एक सेक्शन 54F है जिस पर आप किसी भी तरह की अगर लॉन्ग टर्म एसेट को बेचते हैं, ये 54 का सेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। मैं और क्लैरिफाई कर दूं, इस पर शॉर्ट टर्म लाइक कैपिटल गेन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है और उसके बदले में रेजिडेंशियल हाउस लिया है तो आप सेक्शन 54 में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने अदर देन रेजिडेंशियल हाउस बेचा है तो आप उसका बेनिफिट सेक्शन 54F में ले सकते हैं। और दोनों में इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। सेक्शन 54 में जो पहला सेक्शन है जिसपे रेजिडेंशियल हाउस बेचा और रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, वहां पर आपको गेन को इन्वेस्ट करना होता है, सिर्फ गेन। मान लीजिए आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, आज इंडेक्सेशन करने के बाद 1,20,000 आपको आए तो आपको 20,000 रुपए को इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और 54F में आप उसका बेनिफिट ले जा रहे हैं तो आपको पूरा सेल कंसीडरेशन जो है वो आपको इन्वेस्ट करना होता है। इसलिए दोनों का डिफरेंस है। और दोनों में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं या पार्टली करते हैं तो प्रोपोर्शनेटली टैक्सेशन उसके ऊपर आता है। मैंने पहले भी कहा कि टैक्सेशन के रेट्स का डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर योर स्लैब। आप कम स्लैब में भी हो सकते हैं, ज्यादा में भी हो सकते हैं। आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है उस साल के, और उस हिसाब से जिस स्लैब में आप फॉल करेंगे वहीं पर आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। आपने ये तो बता दिया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे लगता है, इंडेक्सेशन पर बेनिफिट क्या होता है और इस तरह के गेन पर यह बेनिफिट कैसे मिलता है? आपने प्रगति जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि इंडेक्सेशन से गेन कैसे होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो सोचते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मान लीजिए खरीदी थी और आज मैंने 1,50,000 की खरीदी है तो मुझे 50,000 पर टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है। आपने अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी जिस फाइनेंशियल ईयर में खरीदी थी उसका एक सरकार एक जो है कैपिटल गेन इंडेक्स अनाउंस करती है। जैसे अभी का इंडेक्स जो है वो 348 है और 2001 जो हमारा बेस ईयर है वहां पर जो इंडेक्सेशन है वो 100 है बेस। तो अगर आपने कोई 1 रुपए की चीज खरीदी थी 2001 में, 1 अप्रैल 2001 को उसकी वैल्यू 1 रुपी थी, तो आज 3 रुपए 48 पैसे पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहां तक का टैक्स सरकार माफ कर देती है और उसके ऊपर जितना टैक्स आपका गेन आएगा, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख की ली, जैसा मैंने बताया आज 3,48,000 रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगता है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी 4 लाख की बेची है तो जो 52,000 ऊपर का है उस पर 20% सरकार टैक्स लेगी आपसे। 3,48,000 रुपए तक आपको फ्री हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सरकार मानती है कि इतना तो कैपिटल इंक्रीज ऑटोमेटिकली हुआ है महंगाई के साथ कनेक्ट करते हुए। तो 52,000 पर सिर्फ 10,400 रुपए आपको टैक्स लेकर के सरकार आपको 4 लाख रुपए जो आपका गेन है और जो आपका सेल कंसिडरेशन है वो आपको टैक्स उस पर लेकर के आपको पैसा आपको दे देती है। अपने 10,000 लेकर के 3,90,000 रुपए, 3,89,600 प्रिसाइसली। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह मैंने कोट किया। इतने पैसों में प्रॉपर्टी नहीं आती है तो ट्राई मत कीजिएगा, आप इसके साथ जीरो लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अब अगला सवाल जो है वो ये है कि जिस तरह से घर बेचने पर पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लेकिन इस पर जो टैक्स बचाया है वो कैसे बचाया जाए और कैपिटल गेन को ITR के किस फॉर्म में दिखाना होता है? प्रगति जी, शायद आपका चैनल इसी के लिए जाना जाता है कि लोगों को टैक्स की बहुत आप बचत करवाते हैं। इस पर टैक्स बचाने का तरीका यह है कि हमने बताया कि सेक्शन 54 के अंदर आप प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल के बदले में। उसके अलावा सरकार 50 लाख रुपए तक का आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। सरकार उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रही है उस पर यूज करती है और आपको कम ब्याज पर आपसे पैसा लेती है। लेकिन आपका जो गेन है 50 लाख रुपए 1 फाइनेंशियल ईयर में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है आपको, तो आप वो उस पर भी टैक्स बचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो आप उससे रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। सरकार ने अब आपको आपके बच्चों के नाम खरीदने पर भी ये रिलीफ दे दिया है। आप 1 प्रॉपर्टी बेचकर 2 प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं 2021 के बाद से। अब
2024 से 1 अप्रैल 2024 से 10 करोड़ से ऊपर आपको इस रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर 10 करोड़ तक का भी बेनिफिट जो है, जो गेन है, वो आप उसका एग्जम्प्ट करा सकते हैं, तो आप उस पर टैक्स बचा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो एसेट खरीद रहे हैं उसके होल्डिंग पीरियड का ध्यान रखें कि 2 साल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आप 23 महीने में बेच रहे हो या कुछ दिन बाकी हो। तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाइए, टैक्स का रेट 20% है, नॉर्मल रेट 33% पड़ता है, ये 20% पे आ जाता है। इसी तरह से आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो 1 ईयर लॉन्ग टर्म कीजिए और आप उसका एडवांटेज उठाइए। हम अपने यहाँ एक लॉस हार्वेस्टिंग भी वर्ड यूज करते हैं। आप अगर शेयर्स में डील करते हैं और आप कैपिटल गेन को उसके अंदर, हालांकि आज का टॉपिक आपने जो है इमोरल प्रॉपर्टी पर रखा था सेक्शन 54 पर मैं आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन उठाया है, तो वो जनवरी फरवरी में एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। अगर उनको लगता है मुझे मेरे लॉन्ग टर्म पीरियड में मुझे गेन आ रहा है और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें लॉस हो रहा है, दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे उनको टैक्स का फायदा होगा। उनका टैक्स पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जब उनको गेन आएगा तब वो उस पर टैक्स दे सकते हैं, और इस दोनों को प्रॉफिट लॉस जो अनरियलाइज्ड है उनको भी सेट ऑफ करके और अपना लॉन्ग टर्म का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि 1 ईयर ही लॉन्ग टर्म है, तो आप दोबारा बाय करते हैं तो दोबारा से नए प्राइस पर खरीदते हैं, फिर दोबारा से 1 ईयर रखिए, फिर उसका फायदा उठाइए। तो सरकार ये आपको फायदा दे रही है, ले लीजिए, इससे पहले ये विड्रॉ कर दिया जाए। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए आपको होल्डिंग पीरियड का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी अगर 1 साल तक आप अपने शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं तब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, हमने ये तो बात कर ली कि किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, किस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन क्या किसी एसेट से हम पूरा जितना भी कैपिटल गेन हमें हुआ हो उसका पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं, या फिर इसके लिए भी कोई लिमिट है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि अब लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी गई है। अब 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं बचा सकते हैं। अभी ये साल है आपके पास, 23-24 में लग गया ये टैक्स, तो अभी आप नहीं बचा पाएंगे। 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम लिमिट है, उससे नीचे नीचे आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल कैपिटल गेन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका गेन 10 करोड़ रुपए तक का है और आपने प्रॉपर्टी को सेल किया और आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ कंडीशंस का ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए, क्योंकि सरकार आपको घर बनाने का इंसेंटिव दे रही है। उसका फायदा उठाते हुए आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और 10 करोड़ तक बिल्कुल आपको 100% एग्जम्प्ट है, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, और आप बच सकते हैं। तो अगर आपका फ़ायदा 10 करोड़ के अंदर है तो आपका जो टैक्स है वो पूरी तरह से बचाया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर होगा तब आपको थोड़ा सा लिमिट रहती है उसकी।